नमस्कार मित्रों, कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल ने इस समय के प्रारंभिक दिनों में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती, अग्निवीर आर्मी, अग्निवीर वायु एवं अग्निवीर नेवी जैसा कि महत्वपूर्ण सूचना आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। आज 25 जून 2022 को अग्निवीर नेवी की भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके तहत मुझे 2 तरह के पदों पर उनके महत्वपूर्ण विज्ञापन दिखे, जिसमें एसएसआर और एमआर और एनएमआर 3 प्रकार के, जैसे कि आपकी सेलर सेवा होती थी, सीनियर सेलर रिक्रूटमेंट या उसको सेकेंडरी सेलर रिक्रूटमेंट भी कहते हैं, उसके साथ मैट्रिक रिक्रूटमेंट और साथ ही साथ नॉन मैट्रिक रिक्रूटमेंट। तो एसएसआर, एमआर एंड एनएमआर पोस्टों के लिए नेवी ने आज अनाउंस किया है एडवर्टाइजमेंट फॉर नेवी फॉर अग्निवीर भर्ती एग्जामिनेशन। नाउ कॉम्टेरिया डिसाइडेड टू कंप्लीट द अग्निवीर course package free of cost for Army, Vayu and Navy Agniveers. Now before wasting our time, we will start our new lecture, Indian History. इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रश्न सिपाही भर्ती परीक्षा, ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा, क्लरिकल कैडर भर्ती परीक्षा एवं टेक्निकल भर्ती परीक्षा में सबसे ज़्यादा भारतीय इतिहास से भारत में यूरोपीय का आगमन और भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन और भारत में अंग्रेज़ों द्वारा किए गए परिवर्तन, अंग्रेज़ों द्वारा किए गए युद्ध, अंग्रेज़ों द्वारा किए गए जितनी भी हमारी रियासतें थी उनकी हड़प नीतियाँ और बंगाल के अधीन गवर्नर और ब्रिटिश शासन के अधीन वायसराय के सारे संपूर्ण चर्चा परिचर्चा एवं इंडियन नेशनल मूवमेंट के बड़े ही आवश्यक और महत्वपूर्ण लेक्चर्स को फ्रेम करेगा कॉम्टेरिया आपके समक्ष। आइए, अगर आपने अभी तक कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। देखिए, मैं आपको ये बता दूँ, कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल डायरेक्ट एक एक्सपीरियंस के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखलाएं चलाएगा जो शब्दशः आपके भर्ती परीक्षाओं में दिखेंगे। इसलिए तनिक भी संकोच न रखें, सीधे प्रश्न आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में आने वाले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। देखिए, 17 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किया। और इस यात्रा में अब देखिए, यहाँ एक प्रश्न एराइव होता है कि वास्को डी गामा ने क्या किया। तो वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये बड़ा ही फेवरेट प्रश्न रहा है सिपाही भर्ती परीक्षा का। अक्सर पूछ लिया जाता है आर्मी, बीएसएफ, नेवी, आईटीबीपी सिपाही की भर्तियों में कि वास्को डी गामा कौन था, ये किस बंदरगाह पर उतरा और इसने क्या महत्वपूर्ण खोज की। तो देखिए, भारत और यूरोप के बीच में महत्वपूर्ण नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। इस यात्रा में वास्को डी गामा की भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। और उसके बाद सन 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मोडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? और इस प्रश्न का देखिए सीधा सा उत्तर है, ये क्लरिकल भर्ती परीक्षा वाले ध्यान देंगे। क्लरिकल भर्ती परीक्षा में प्रायः प्रश्न पूछ दिया जाता है कि फ्रांसिस्को दी अल्मोडा कौन था, इसका भारत में क्या योगदान था। तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मोडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। और इसके बाद क्या घटना हुई, घटनाओं का क्रम याद रखिएगा। इसके बाद जो घटना हुई ये बड़ी महत्वपूर्ण है। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया और इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से
गोवा को जीत लिया। अब देखिए, ये जो पुर्तगाली उस समय आए, आज तक वो वापस नहीं गए। आज भी आप गोवा जाइए घूमने तो आपको पता लगेगा कि जैसे लगता है कि गोवा पुर्तगालियों का ही देश है। और सत्य है, सारे पुर्तगाली जितने आए वो वापस गए ही नहीं, सारे के सारे गोवा में ही बस गए। देखिए, इस प्रकार से उन्होंने अपने समूह को बनाकर अपना एक प्रभुत्व कायम रखा है आज भी भारत में। यह देखिए, प्रश्न इतिहास को पढ़ाने के लिए बनाया गया है। किसी भी पुर्तगाली बंधु को अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी कॉमटेरिया। अब देखिए, अगला यह प्रश्न है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना और उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। और सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, देखिए सीधा प्रश्न है, यह प्रश्न मैं प्रायः वनडे एग्जाम्स में भी देखता हूँ कि पुर्तगालियों ने सबसे पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की। तो इसका उत्तर होगा, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की या खोली। इसके बाद क्या घटनाएं हुई, मैं घटनाओं का क्रम यहाँ बता रहा हूँ, उसको नोट करते रहें। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे के नाम से स्थापित की गई। और पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्वी सुमात्रा तट पर पहुंच गया। फिर डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। देखिए, कोठी का मतलब इंग्लिश में फैक्ट्री होता है, और फैक्ट्री भी मूलतः इंग्लिश शब्द नहीं है, यह भी एक अपभ्रंश है। तो फैक्ट्री कहाँ खुली, कोठी कहाँ खुली, तो ये मसूलीपट्टनम में स्थापित की डचों ने। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई और इसने अपने स्वर्ण सिक्कों, जिसको कि पैगोडा के नाम से जाना जाता था, इनको ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बना लिया। इनका सारा व्यापारिक सेंटर बन गया पुलिकट। और डचों ने भारत में प्रथम बार जो औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे, ये डचों ने प्रणाली शुरू की कि औद्योगिक वेतन भोगी सबसे पहले डचों ने स्टार्ट किया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेज और डच के मध्य हुए वेदरा के युद्ध में हुआ। तो वेदरा का युद्ध क्यों हुआ, वेदरा का युद्ध किससे किसके बीच हुआ, यह प्रश्न आएगा। प्रायः मैंने कभी यह प्रश्न देखा नहीं, लेकिन पूछा भी जा सकता है कि वेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो अंग्रेज़ों और डचों के बीच में हुआ, जिसमें कि डच पराजित हुए। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई। जैसा कि आप जानते हैं, 25 जून 2022 बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज अग्निवीर नेवी भर्ती परीक्षा के विज्ञापन आए हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन लाइव हो चुके हैं। आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाकर रजिस्टर करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ और शॉर्ट्स के माध्यम से बताया है कि अग्निवीर आर्मी एवं अग्निवीर एयरफोर्स के भी विज्ञापन जारी हो चुके हैं और उनके भी फॉर्म्स जल्द ही भरे जाएंगे या लिंक एक्टिव भी कर दी गई होगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद 31 दिसंबर 1608 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया और सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का था टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। और एक और बड़ा ही रोचक प्रश्न है और बहुत ही जगह पूछा गया है, हालांकि मुझे लगता है कि पहले के समय में पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता था कि मुग़ल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो मुग़ल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में
अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि हमेशा हिस्ट्री के सेक्शन में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखें। और भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था, ये भी याद रखें। इसके बाद 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी 1611 में अंग्रेजों ने। और जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं लेकर कॉम्टेरिया नित्य निरंतर आपके समक्ष आता रहता है। और देखिए अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। ये आएगा कि सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में किसने भेजा था, तो सम्राट जेम्स प्रथम ने भेजा था। देखिए आजकल के कंपटीशन के दौर में बहुत कम ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अभी भी सेना भर्ती परीक्षाओं में, पैरामिलिट्री भर्ती परीक्षाओं में या प्राचीन प्रणाली के प्रश्न निरंतर पुनरावृत्त हो रहे हैं, इसलिए मुझे इन प्रश्नों की श्रृंखलाओं को पढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। हालांकि यूपीएससी एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में इन प्रश्नों को अब बहुत ही कम पूछा जा रहा है, लेकिन सेना भर्ती परीक्षाओं में, सिपाही भर्ती परीक्षाओं में, टेक्निकल भर्ती परीक्षाओं में एक आध प्रश्न यहाँ से राइव हो जाते हैं। और 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसमें अंग्रेज़ सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने का अधिकार मिल गया। देखिए सबसे पहला व्यापारिक अधिकार के लिए यह फैक्ट मैंने पढ़ा कि व्यापारिक अधिकार मिला इन्होंने 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर। इसके बाद 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया और दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकंड को बम्बई प्रदान कर दिया। देखिए इनकी संपत्तियां नहीं थी, लेकिन ये दूसरे को गिफ्ट करते रहते थे। ये बड़ा ही रोचक तथ्य है। भारत में आकर यहाँ की संपत्तियां हड़प कर आपस में गिफ्ट का आदान प्रदान किया करते थे। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और 1687 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बना दिया था। और गेराल्ड ऑन्गियर जो कि 1669 से 1677 ईस्वी सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर था, इसने बम्बई शहर की स्थापना की। यह प्रश्न डायरेक्ट आएगा, बम्बई शहर की स्थापना कब हुई, तो 1669 से 1677 के बीच में सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर ने बम्बई की स्थापना कर दी। गेराल्ड ऑन्गियर ने बम्बई की स्थापना की। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है कि 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव पर जमींदारी ली। कौन सा? सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी मात्र 1200 रुपये भुगतान करके प्राप्त कर ली और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। देखिए ये रॉयल चीज़ों का निर्माण करते गए और अपने प्रभुत्व को बढ़ाते गए। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट बनाए गए और यहीं पर कलकत्ता नगर बसाया गया। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आज के समय में यही फोर्ट विलियम कलकत्ता और आज का जो अभी हम नाम बोलेंगे तो कोलकाता बोलते हैं, तो उस समय का कलकत्ता और आज का कोलकाता वही नगर है जिसकी नींव जॉर्ज चार्नॉक ने रखी थी। और किस नाम से इसका निर्माण किया गया था? सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान करके प्राप्त कर ली और फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। और यही फोर्ट विलियम जो है आगे चलकर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट थे, इसलिए इनके नाम पे फोर्ट विलियम। और आज के समय में यही कलकत्ता या कोलकाता नगर कहलाता है जिसकी नींव जॉर्ज चार्नॉक ने रखी थी। देखिए जॉर्ज चार्नॉक या जॉर्ज चार्नॉक जहाँ भी लिखा मिलेगा ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं।
और भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी यानी कि प्रथम फैक्ट्री फ्रैंको कैरो ने सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की थी। देखिए सारे जितने डच थे, डेनिश थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, सारे के सारे ख़त्म हो गए। अंत में अंग्रेज़ों ने अपना प्रभुत्व कायम करके अंग्रेजी सत्ता को ही, ब्रिटिश क्राउन को ही अपने भारत में आधिपत्य जमाकर स्थापित किया। तो इन क्रम को आप देख सकते हैं, इन सारे क्रमों को आप याद कर सकते हैं। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकविस मार्टिन वलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पांडिचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया और इसके बाद यह पांडिचेरी के नाम से जाना जाने लगा। तो पुदुचेरी जो था वह पांडिचेरी के नाम से जाना जाने लगा। और इसके बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था और 1748 में ए ला शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरे कर्नाटक युद्ध की चर्चा करते हैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध में एला शेपल की संधि हुई जिसमें कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था और इसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हो गई और उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडही को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया और पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में साथ युद्ध विराम हो गया। इसके बाद कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ 1756 से 1763 ईस्वी के बीच, जो कि 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। देखिए 7 वर्षों का युद्ध चला था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 7 वर्षों का युद्ध चला था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद की हम अगर चर्चा करें, देखिए सारे फैक्ट्स में से क्वेश्चन से राइव होंगे, निश्चित ही एक आध प्रश्न आने ही आने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिया। अंग्रेज़ों ने बराबर युद्ध में विजय प्राप्त की है और देखिए फिर अंग्रेजी सेना ने आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिया और 1761 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। उसके बाद 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर को छोड़कर अन्य प्रदेशों को लौटा दिया और 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। देखिए 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में और फिर ये भारत की आज़ादी तक भी फ्रांसीसी कब्जे में रह गए। चंद्रनगर जो इलाका रहा। अब ये महत्वपूर्ण जो हम फैक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। अगला फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। तो बंगाल के नवाबों के हम क्रम को याद रखेंगे। बंगाल में किस क्रम में नवाबों ने शासन किया। सबसे पहला नवाब मुर्शीद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी तक। दूसरा सुजाउद्दीन था 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक। तीसरा सरफराज खां था 1739 से 1740 ईस्वी तक। चौथा अलीवर्दी खां था जो 1740 से 1756 ईस्वी तक। पांचवा जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था जो 1756 से 1757 ईस्वी तक। छठा जो नवाब था वो मीर जाफ़र था जो 1757 से 1760 ईस्वी तक। सातवां जो नवाब था वो मीर कासिम था जो कि 1760 से 1763 ईस्वी तक। एवं आठवां नवाब जो था मीर जाफ़र 1763 से 1765 ईस्वी तक। और नौवां जो नवाब था वो निज़ाम-उद-दौला 1765 से 1766 ईस्वी तक। और उसके बाद जो 10वां निज़ाम था वो था सैफ, जो गवर्नर था बंगाल का नवाब था वो था सैफ-उद-दौला जो कि 1766 से 1770 ईस्वी तक। और जो आखिरी बंगाल का नवाब था वो मुबारक-उद-दौला 1770 से 1775 ईस्वी तक शासन किया। देखिए मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सबसे ज़्यादा संपन्न राज्य था
और मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था बंगाल का, लेकिन वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता रहता था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद शहर स्थापित की और इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। यहाँ से देखिए क्वेश्चन अराइव हो रहे हैं बंगाल व्यवस्था से। इजारेदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो इजारेदारी प्रथा बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां ने प्रारंभ की और कृषकों को तकाची ऋण, खेती के लिए पहले जो कर्ज दिया जाता था एडवांस, उसको बोलते थे तकाची ऋण, प्रदान किया और इसका उत्तराधिकारी जो था इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। आज के लिए हम भारतीय इतिहास के इसी महत्वपूर्ण अग्निवीर चैप्टर्स के साथ अग्निवीरों भर्ती परीक्षाओं के लिए जो तैयारी आप कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एरिया पर, उसके तहत इंडियन हिस्ट्री के जो एक महत्वपूर्ण जो हमने स्टार्टिंग किया अंग्रेज़ों का और यूरोपियों का भारत में आगमन, और इसके साथ बंगाल के गवर्नर्स की चर्चा हमने की, कब, जबकि अंग्रेज़ों से पहले कौन कौन से नवाब थे उनकी हमने चर्चा की। अब हम अंग्रेज़ी गवर्नर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ भारतीय भूगोल के भी चैप्टर्स को पढ़ेंगे। और लाइव सेशन आने पर कॉम्पिटेटिव आपके समक्ष गणित, भौतिकी, रसायन एवं जीएस, जीके, जीए और करंट अफेयर्स की लेक्चर्स भी लेके बहुत ही जल्द लाइव आने वाला है। कॉम्पिटेटिव पर नियमित बने रहें और अपने भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटेटिव के निःशुल्क क्लासेस का लाभ जरूर लें। कॉम्पिटेटिव पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मुफ्त शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कटिबद्ध है। कॉम्पिटेटिव वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, अग्निवीर भर्ती परीक्षा अग्निपथ स्कीम के थ्रू जो भी सेनाओं में हो रही है या पैरामिलिट्री परीक्षाओं के लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो ये इस चैनल से लाभ ले सकते हैं। हर विषय के कॉम्पिटेटिव क्लासेस चलाए जाते हैं कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल पर पूर्णतः निःशुल्क। अपने दोस्त मित्र यारों तक और तैयारी करने वाले सभी छात्रों तक यह सूचना पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, भारी मात्रा में शेयर करें और कॉम्पिटेटिव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव।